हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 का चैप्टर 4 न्यायपालिका। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा न्यायपालिका का इंट्रो जानते हैं। सरकार के 3 अंगों में से न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका किसी देश के नागरिक के अधिकारों की गारंटी है। भारत में न्यायिक प्रणाली एकात्मक है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे होती है लोअर कोर्ट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आती है लोअर कोर्ट। भारत के विपरीत अमेरिका में न्यायिक व्यवस्था संघात्मक है, अर्थात दोहरी न्यायिक प्रणाली है। यानी कि उनके स्टेट में अलग कोर्ट होगा, कंट्री का अलग कोर्ट होगा, इस टाइप का। अमेरिका में संघ का संघीय न्यायालय तथा राज्य में सुप्रीम कोर्ट है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया। 1774 में कोलकाता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे। और जो अन्य न्यायाधीश थे वो थे लेमिस्टर, हाइड एंड चैम्बर्स। 1935 के अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर संघीय न्यायालय का प्रावधान था। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में कहाँ पर है। पार्ट 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट का गठन है वो आर्टिकल 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 33 न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होगा, ऐसा 124 में मेंशन है। मूल संविधान में 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे, और वर्तमान में 34 न्यायाधीशों का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का स्थान। ये हमेशा दिल्ली में होगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सुप्रीम कोर्ट के जो स्थान या फिर खंडपीठ है उनको अन्य नगरों में स्थापित कर सकता है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के। ये मेंशन है आर्टिकल 124 के 3rd क्लॉज में। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा यदि वो भारत का नागरिक होगा, किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट का लगातार कम से कम 5 साल का न्यायाधीश रहा हो, किसी एक या अधिक हाई कोर्ट का लगातार कम से कम 10 साल तक का अधिवक्ता रहा हो, यानी एडवोकेट, और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। इसका अर्थ है विधि और संविधान का विशेषज्ञ है। अब हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो इसका प्रोविजन 124 के 2nd क्लॉज में है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से जिससे वह आवश्यक समझे परामर्श करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय यह परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दौरान जो वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि जो सबसे ज़्यादा एजेड होंगे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। लेकिन 1973 में जस्टिस A.N. रे और 1975 में जस्टिस H.S. बेक की नियुक्ति में वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 1993 में दूसरे न्यायाधीशवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तथा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से जिससे आवश्यक समझे परामर्श करेंगे। पहले न्यायाधीशवाद 1982 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं होती है, अर्थात राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोलेजियम प्रणाली
थोड़ा इस पे भी बात करते हैं, जो कि आप न्यूज़ में काफ़ी देखते होंगे। कोलेजियम 5 जजों, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम जज का समूह है। ये प्रणाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई यानी कि दूसरे न्यायाधीशवाद 1993 और तीसरे न्यायाधीशवाद 1998 का नतीजा है। कोलेजियम बनाने के पीछे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाने की मानसिकता सुप्रीम कोर्ट की रही थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए संविधान में निहित प्रावधानों को दोबारा तय किया और जजों द्वारा जजों की नियुक्ति का अधिकार भी दिया था। जो कोलेजियम है उसका निर्णय सर्वसम्मति से होगा और 2 न्यायाधीश विरोध करते हैं तो मान्य नहीं होगा और मुख्य न्यायाधीश भी वीटो कर सकते हैं। इस प्रकार कोलेजियम का निर्णय मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीशों का होगा, यानी कि सर्वसम्मति के आधार पर। 2014 में भारत सरकार ने गोपाल सुब्रमण्यम के मामले में कोलेजियम की राय को अस्वीकार किया और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC का गठन किया था। अब हम थोड़ा NJAC को भी जानते हैं। संसद द्वारा 2014 में 99th अमेंडमेंट से यह अधिनियम पारित कर न्यायाधीशों की नियुक्ति का NJAC के गठन का प्रावधान किया था। इसमें 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। चीफ जस्टिस को इस आयोग का प्रमुख बनाने की बात कही थी। 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, कानून मंत्री, 2 विभिन्न क्षेत्रों से जानी मानी हस्तियां। इन 2 सदस्यों का चुनाव एक समिति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के विपक्ष के नेता विपक्ष का नेता न होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती। इस पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा ऐतराज़ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कोलेजियम के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति जारी रखी। अब हम बात करते हैं शपथ का प्रावधान कहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई सदस्य दिलाते हैं। ये शपथ तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप है। अब हम बात करते हैं वेतन और भत्ते की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसे संसद समय समय पर बढ़ा सकती है। इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है। 2017 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका वेतन 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपये निर्धारित किया गया। इनके कार्यकाल और पदोन्नति के बारे में भी हम थोड़ा बात करते हैं। संविधान में अलग से इनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन 65 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। निम्न स्थितियों में पदच्युत हो सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखित रूप में त्यागपत्र देंगे 65 साल पूरे होने पर और अनुच्छेद 124 के चौथे क्लॉज की प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया 124(4). सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यह सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहा जा सकता है, लेकिन ये महाभियोग नहीं है। जैसे जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है वो कब होता है? संविधान उल्लंघन की स्थिति में, और ये केवल और केवल राष्ट्रपति पर ही लगाया जा सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो उनकी बात करें तो उनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जिसमें साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर प्रस्ताव अगर दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लाया जाएगा, यदि दोनों सदन अलग अलग उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 और सदन के सदस्य की कुल संख्या के बहुमत से पारित करते हैं, तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं। संसद द्वारा 1968 में पारित न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा निम्न प्रक्रिया बनाई गई। ऐसा प्रस्ताव लोकसभा से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य लाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। इसीलिए इसके लिए कम से कम 100 सदस्य लोकसभा से और 50 सदस्य राज्यसभा के प्रस्ताव लाएंगे, तब जा करके ऐसा प्रस्ताव साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही लाया जाएगा। इस प्रस्ताव की जांच एक जांच समिति करती है। जांच समिति द्वारा दोषी पाए जाने की स्थिति में संसद में रखा जाता है। संसद विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं।
अब हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश रामास्वामी, जो कि 1991 से 93 के ऊपर यह आरोप लाया गया था। जांच समिति ने इन्हें दोषी भी पाया था, लेकिन लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। भारत में 4 पद ऐसे होते हैं जिन्हें इसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 126 में। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अगर उनका किसी कारण से पद रिक्त हो जाए या स्थायी रूप से वो अनुपस्थित हो या कार्य करने में सक्षम ना हो, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी और सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश, जिनके बारे में आर्टिकल 127 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में यदि कोरम का अभाव हो जाता है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। इनकी नियुक्ति करते समय संबंधित हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सलाह ली जाएगी। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिनके बारे में 128 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको किस तरीके से संवैधानिक संरक्षोपाय मिले हैं, मतलब उनको संरक्षित किस प्रकार से रखा जा सकता है। मतलब कई बार होता है कि उनकी जो पावर्स है या फिर शक्तियां हैं, हम ये बोल सकते हैं कि क्या क्या है उनकी। सुप्रीम कोर्ट भारत में न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। संविधान की व्याख्या इसका सबसे बड़ा दायित्व है और भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनेक संवैधानिक संरक्षण भी प्रदान किए गए हैं, जैसे अभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। यदि इसकी नियुक्ति कार्यपालिका करे, किंतु इन्हें केवल संसद के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर ही राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, वरना नहीं। इनका पद केवल त्यागपत्र देने या 65 साल की आयु पूरी होने पर ही रिक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं, जिस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। इनके कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्ते में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा और सिर्फ वित्तीय आपातकाल की स्थिति को छोड़कर, यानी कि 360 को छोड़कर। सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर या किसी भी लंबित मामले पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और क्षेत्राधिकार। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 131। ऐसे मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। जैसे केंद्र राज्य के मध्य विवाद, केंद्र और दूसरे या फिर एक अधिक राज्यों के मध्य विवाद, राज्य और राज्य का विवाद, राज्य और राज्यों का विवाद और राज्यों और राज्यों का विवाद। आप मेरे वर्ड्स पर फोकस करना। अब हम दूसरी बात करते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार, जिसके बारे में आर्टिकल 32 में हमें पता चलता है। किसी मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 रिटों में से कोई एक या एक से अधिक रिट जारी कर सकता है। क्योंकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हमें हाई कोर्ट में भी रिट जारी करने का अधिकार मिलता है, इसीलिए इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहने के बजाय मौलिक क्षेत्राधिकार कहना ज़्यादा सही रहेगा। जो 5 रिटें हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। आर्टिकल 132 से 134 में है। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, तो जो 2 मामले होते हैं, तो उस चीज़ की ये सुनवाई कर सकता है। ये आर्टिकल 132 से 134 में मेंशन है। और उन 2 मामलों में जैसे सिविल मामले और दांडिक मामले। सिविल मामलों में जैसे हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया हो और हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि इसमें विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।
हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और उसमें संविधान के निर्वचन का मामला हो या हाई कोर्ट के प्रमाणित किए बिना सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दूसरा मामला होता है दांडिक मामला। निम्न न्यायालय में लंबित किसी मामले को हाई कोर्ट अपने पास मंगाकर मृत्युदंड दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लोअर कोर्ट में बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दे दिया और वह ये प्रमाणित कर दे कि इसमें कोई विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके अलावा विशेष इजाज़त से अपील का अधिकार आर्टिकल 136 में मेंशन है। भारत या भारत राज्य क्षेत्र में लंबित किसी न्यायालय में या न्यायाधिकरण में लंबित किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाने की विशेष अनुमति दे सकता है। अपने फैसले के पुनर्विलोकन की शक्ति आर्टिकल 137 में है। इसके अंतर्गत हाईकोर्ट को अपने फैसलों के विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। हाईकोर्ट संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्वयं अपने ही निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है। यह संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसे संविधान संशोधन के माध्यम से भी छीना नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 142। ये सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी ऐसी डिग्री या आदेश को पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सलाहकारी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 में मेंशन है। किसी संवैधानिक मामले पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसी सलाह देंगे। सुप्रीम कोर्ट ना तो ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही सरकार राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये बात लिखी है आर्टिकल 143 के फर्स्ट क्लॉज में। जो 143 का सेकंड क्लॉज है उसमें लिखा है कि जो मांगी गई सलाह है दोनों के लिए बाध्यकारी होगी। इसके अंतर्गत संविधान लागू होने से पहले के जो कानून हैं उनके बारे में सलाह मांगी जा सकती है। इसके अलावा जो आर्टिकल 129 है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के सभी कार्रवाई होंगी या निर्णय होंगे वो एक अभिलेख के रूप में होंगे और सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी भी होंगे। उसकी अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी फेमस वर्ड आपने सुना होगा, जनहित याचिका या लोकहितवाद। जब जनहित में या सामाजिक हित में किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए तो उसे जनहित याचिका कहता है, जैसे शिक्षा संबंधी, मद्य निषेध संबंधी, पर्यावरण संबंधी आदि। भारत में जनहित याचिका का विकास 1979 में हुआ। इसके विकास में जस्टिस PN भगवती और न्यायाधीश कृष्णा अय्यर का प्रमुख योगदान था। यद्यपि जनहित याचिका का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। अब हम बात करते हैं न्यायिक सक्रियता की। विधायिका या कार्यपालिका अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में अक्षम रहे, यानी कि अगर वो अपने जिम्मेदारियों को ठीक से ना निभा पाए तो न्यायपालिका व्यवस्था में उनके कार्यों में हस्तक्षेप को बढ़ाती है। ऐसी स्थिति को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, मूलभूत ढांचे की अवधारणा, सुप्रीम कोर्ट की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया की ओर अग्रसर होना और जनहित याचिका। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। भारत में न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है। राज्यों में हाई कोर्ट सबसे बड़े न्यायालय। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में हुई। सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलकर 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय किया गया था। 1862 में पहली बार कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1866 में 4 हाई कोर्ट इलाहाबाद में, जो चौथा हाई कोर्ट था वो इलाहाबाद में बनाया गया था। आर्टिकल 214 से 231 तक हाई कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 214। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे आप कई जगह देखते होंगे, जैसे हरियाणा, पंजाब का एक हाई कोर्ट है। वर्तमान में भारत के 24 हाई कोर्ट है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट का गठन कहाँ पर है। आर्टिकल 216।
हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य उतने न्यायाधीशों से मिलकर होगा जितना राष्ट्रपति नियुक्त करें। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो सदस्यता है उसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को है, जबकि हाई कोर्ट में ये राष्ट्रपति को है। अब हम बात करते हैं पद की योग्यता की। आर्टिकल 217 के सेकंड क्लॉज में भारत का नागरिक होगा, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होगा, लोअर कोर्ट में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। जो तीसरा जजवाद मामला था तो उसमें 1998 वाला, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का समूह से कोलेजियम राय आवश्यक है। हाई कोर्ट के जजों का हस्तांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किया जा सकता है। ऐसा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कर सकते हैं। ऐसे हस्तांतरण के लिए तीसरे न्यायाधीशवाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों के समूह की सलाह आवश्यक है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं और इनकी नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह लेते हैं। अगर हम बात करें शपथ की तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये शपथ संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप दिलाई जाती है। अब हम बात करते हैं कार्यकाल और पद रिक्त होने की। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। इनका पद कई तरीके से रिक्त हो सकता है, जैसे 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देने पर, उसी रीति से इन्हें पद से हटाया जाता है जिस रीति से 124 के 4th क्लॉज के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अभी मैंने बताया था। अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसको आइडिया लगा पा रहे होंगे। हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता आर्टिकल 226 में है। हाई कोर्ट कोई एक या एक से अधिक रिट जारी कर सकता है इसके अनुसार, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, प्रेक्षा, जो हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वही रिट को जारी कर सकते हैं। जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको रिट जारी करने का कोई अधिकार नहीं मिला है, लेकिन संसद ऐसा कानून बना करके कर सकती है कि लोअर कोर्ट भी रिट जारी कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है आर्टिकल 215 के तहत। इसके अंतर्गत हाई कोर्ट अपने निर्णयों को अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखता है और उसके अवमानना होने पर दंड की व्यवस्था भी कर सकता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। अन्य न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर हम बात करते हैं लोक अदालत की तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे न्यायिक बोझ कम करने के लिए, न्यायिक को सहज और सरल बनाने के लिए लोक अदालत की स्थापना की गई। लोक अदालत की स्थापना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत की गई थी। इसके अंतर्गत पारस्परिक सहमति के माध्यम से मौके पर सिविल मामलों का निपटारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट और उनका अधिकार क्षेत्र और पीठ। जैसे कोलकाता है तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल एंड अंडमान निकोबार का है, इसकी पीठ है कोलकाता में। जो मुंबई हाई कोर्ट है इसका अधिकार क्षेत्र है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, और इसकी जो पीठ है मुंबई में। मद्रास हाई कोर्ट ये तमिलनाडु और पांडुचेरी में अधिकार क्षेत्र है और चेन्नई में इसकी पीठ है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इसका जो अधिकार क्षेत्र है यूपी में है और पीठ है इलाहाबाद में। अगर कर्नाटक हाई कोर्ट की बात करें तो अधिकार क्षेत्र इसका कर्नाटक में है और इसकी पीठ बेंगलुरु में है। अगर पटना की बात करें तो इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो बिहार में है और इसकी जो पीठ है वो पटना में है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसका अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर में और इसकी जो पीठ है वो श्रीनगर में है, और मतलब स्पेशली जो जम्मू है वहाँ पर। जो 8वां है मतलब गुवाहाटी का जो अधिकार क्षेत्र है असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश।
और इसकी पीठ है गुवाहाटी में। उड़ीसा हाई कोर्ट की बात करें तो उड़ीसा इसका अधिकार क्षेत्र है और कटक में इसका पीठ है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इसका अधिकार क्षेत्र, जोधपुर में इसकी पीठ है। हैदराबाद का आंध्र प्रदेश तेलंगाना अधिकार क्षेत्र और हैदराबाद में इसकी पीठ है। मध्य प्रदेश अधिकार क्षेत्र में आता है और जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। केरल हाई कोर्ट की बात करें तो केरल लक्षद्वीप, ये दो इसके अधिकार क्षेत्र हैं और एर्नाकुलम पीठ इसकी है। गुजरात हाई कोर्ट की बात करें तो गुजरात अधिकार क्षेत्र में आता है और अहमदाबाद इसकी न्यायिक पीठ है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ही इसका अधिकार क्षेत्र और नई दिल्ली में इसकी पीठ है। और पंजाब हरियाणा की बात करें तो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में इसकी पीठ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश अधिकार क्षेत्र में आता है और शिमला में इसकी पीठ है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम ही इसका अधिकार क्षेत्र और गंगटोक में इसकी पीठ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसका अधिकार क्षेत्र है, बिलासपुर में इसकी पीठ है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड इसका अधिकार क्षेत्र और नैनीताल में इसकी पीठ है। झारखंड इसका अधिकार क्षेत्र झारखंड में ही है और रांची में पीठ। मणिपुर 2015 में बना था, तो मणिपुर में इसका अधिकार क्षेत्र और इम्फाल में इसकी पीठ है। मेघालय मणिपुर 2013 में बना था। मेघालय 2013, मेघालय में इसका अधिकार क्षेत्र है और इसकी पीठ शिलांग है। त्रिपुरा ये भी 2013 में बना था और त्रिपुरा में इसका अधिकार क्षेत्र और अगरतला में इसकी पीठ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की, जिसके बारे में उल्लेख किया गया आर्टिकल 233 से 237 में। हाई कोर्ट के अधीन कार्यरत अन्य न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इनका गठन और कार्यप्रणाली एक समान होता है। जिले के सर्वोच्च न्यायालय को जिला न्यायाधीश का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। अगर इसकी नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति का कार्य राज्यपाल हाईकोर्ट के परामर्श से करता है। इनकी योग्यता के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि संघ या राज्य सेवा में पहले से ना हो, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों या फिर संघ या राज्य न्यायिक सेवा में अधिकारी के पद पर काम कर चुके हों। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वो तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक और सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, जो कर्नाटक है और जो महाराष्ट्र है, तो वहाँ पर क्या चलता है? बेलगाम मुद्दा काफ़ी चलता है बाउंड्री शेयर की वजह से। तो जो मराठे हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे मराठे बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो बेलगाम महाराष्ट्र में आना चाहिए। लेकिन कर्नाटक में जो पुनर्गठन एक्ट है उसके हिसाब से ये अभी कर्नाटक में है, तो ये विवाद भी है, तो ये भी सारा सुना जाएगा कोर्ट में। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है नदियों के मामले में। और आपने एक और चीज़ देखा होगा, जैसे कि टैक्स हो गया या फिर कई प्रकार के जैसे धनराशि जो राज्य और केंद्र में बढ़ती है उसके माध्यम से भी, जैसे कि जो NCERT है, तो उसमें अभी हिंदी को पढ़ाना भी 2020 की NAP के हिसाब से ज़्यादा मान्य कर दिया गया है। लेकिन जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने अभी केंद्र सरकार पर केस किया था, क्योंकि उनके हिसाब से वो हिंदी नहीं करना चाहता है शामिल, कुछ ऐसे करके एक न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है,
तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 to 49 की भारतीय न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए कि ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी स्थिति में हैं या ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देगा। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वो हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। आपके लिए क्वेश्चन, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं और न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं, यानी कि जो अदालत है उनको निष्पक्ष होकर के अपने फैसले देने चाहिए। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। इसको क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता। हमने अभी बात की थी। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 से। 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? अभी हमने बात की थी, हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालत होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है जिसे हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। जिन अदालतों से लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ अदालत या फिर लोअर कोर्ट कहते हैं। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। जैसे अभी आपको काफ़ी सारी अदालतों के नाम पता चल चुके होंगे, कहाँ पर किसकी पीठ है, कहाँ पर किसका क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। हम बात करते हैं SDG गोल 16 है, वो बात करता है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं की। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी ने एक ही उच्च न्यायालय रखा। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ यानी कि बेंच है। क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं?
हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि हम ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कोई बॉस है तो उसकी बातें सारी एम्प्लॉयज़ को माननी होती है। वैसे ही इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। ये राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। वे दिल्ली में एक फ्लैट पर रहते थे जहाँ लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वो जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने ये मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया था और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद वाक्यों में देखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद आया होगा, जिसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस बात पर इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। ये अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। और आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में दहेज के लिए एक कानून भी है, दहेज अधिनियम 1961। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां और भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई शुरू की। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपी से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अधीनस्थ अदालतों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच को फ़र्क समझने के लिए हम इस तालिका को देखेंगे। फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, यानी कि जो क्रिमिनल अफेयर्स होता है उनको देखता है, जैसे चोरी, दहेज, औरतों को तंग करना, हत्या आदि। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दीवानी कानून की।
इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होती है, जैसे जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विचार। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है, जैसे कि अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? सिद्धांतों भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है, क्योंकि आप देखते होंगे तारीख पे तारीख मिलती रहती है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूर से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, यानी कि सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स में। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार यानी टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन यानी कि मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे। वर्ष 2001 में राजस्थान में और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। यह आप देख सकते हैं। दूसरा चित्र बात करते हैं, सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था। चित्र 3। इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। अब हम बात करते हैं चित्र 4। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए, जैसे मिड डे मील में होता है। PDS प्रणाली आप आजकल देख रहे होंगे। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है, जैसे कि आपने उदाहरण में देखा है। अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद ये कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। जैसे कि आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अदालत ने ही कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी जीवन के अधिकार में शामिल है, पुट्टास्वामी केस में। इसके अलावा जैसे जो घूमने का अधिकार है और पासपोर्ट बनाने का अधिकार है, जो मेनका गांधी वाद में आया था 1978 में, वो भी अदालत ने ही फैसला दिया था। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए
नुकसानदेह मानते हैं, जैसे कि गरीबों के आवास अधिकारों जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। आर्टिकल 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा जो है बहुत ज़्यादा व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्ष्यों से सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गी और पटरियों पर रहता है, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, कुछ में मूंगफली बेचते हैं, कुछ ऊन बेचते हैं, तो मतलब उनको हटा दिया जाता है, जबकि उनका काम ही हुआ है और उनके पास आजीविका का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत भी और आर्टिकल 19 के तहत भी। और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगहों के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसीलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। जबकि पहले वाले फैसलों जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला था, उसमें झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जो नया फैसला है उसमें उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टकराव देखने को मिलता है। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा मुकदमे की सुनवाई में अदालतों कई साल लगा लेती है। जैसे इस देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। 22 मई 1987 में मारे गए हासिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन हैं इस चित्र में। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने में इतना विलंब हुआ, इसके कारण सितंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया। जैसे कि आप अभी भी देखते होंगे कई ऐसे केसेस पेंडिंग है, जैसे कि आप बेलगाम का ही एग्जाम्पल देख लें। जो बेलगाम गांव है, तो जो मतलब बेलगाम जगह है, वो मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक आज भी उस चीज़ पे विवाद करते हैं, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत मतलब वो महाराष्ट्र कहते हैं, जो मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके हिसाब से कर्नाटक कहता है कि जो बेलगाम है उनका है, और मराठी बोलने के कारण जो महाराष्ट्री है वो बोलते हैं कि वो है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में आज तक पेंडिंग केस है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है और कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर भी अंकुश लगाती है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। आपके लिए एक क्वेश्चन, न्यायाधीशों की कमी से मुकदमा करने वालों को न्याय मिलने में होने वाले प्रभावों की चर्चा करें। आप चाहे तो इसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके लिए होमवर्क। आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के
अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर नीचे होता है निचली अदालत यानी कि लोअर कोर्ट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? या फिर ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसलों के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में क्या कहा गया और जो आजीविका का अधिकार जीवन का अधिकार का हिस्सा है उस चीज़ पर अपने शब्द लिखें। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस पर भी अपने विचार रखें। यहाँ पे आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा, भूखे पेट भरे गोदाम, नहीं चलेगा नहीं चलेगा वाला, तो आप इस पे मतलब अपनी राय रख सकते हैं कि क्या चीज़ है। एंड आर्टिकल 21 से कैसे करके कनेक्ट हो रहा है। जो सतत विकास लक्ष्य है यानी कि इसका जो सेकंड गोल है वो बात करता है भुखमरी समाप्त करने की। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट। बरी करना मतलब जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, तो उसे बरी करना कहते हैं। अपील करना, जैसे निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे कहते हैं अपील करना। ये आता है अपीली अधिकार में। मुआवजा, किसी नुकसान या क्षति की भरपाई करने के लिए दिए जाने वाले पैसे को कहते हैं मुआवजा। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं कि अगर आपने किसी की कार ठोक दी फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको जो भी पैसे दोगे वो होगा मुआवजा। बेदखली, अभी लोग जिस ज़मीन या मकानों में रह रहे हैं वह उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता तो इसे कहते हैं बेदखली। उल्लंघन, किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की प्रक्रिया को कहते हैं उल्लंघन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको क्लासेस के अपडेट चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।